Hello students, today we are going to start with our second chapter, that is Principles of Management. फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट होता क्या है। अब उस मैनेजमेंट को चलाने के लिए जो जनरल गाइडलाइंस है, जो मैनेजर्स को फॉलो करने होते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है, कि इट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर्स, है ना। ये हमने सीखा था फर्स्ट चैप्टर में। अब उस आर्ट को कंप्लीट करने के लिए जो सर्टन गाइडलाइंस बनाई गई है, जो सर्टन प्रिंसिपल्स बनाए गए, उसको हम पढ़ेंगे कि क्या क्या व्हाट आर द प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू अचीव गोल्स फ्रॉम द वर्कर्स फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन। एक मैनेजर को कौन कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो करने होते हैं वो अचीव करने के लिए, ठीक है। देखो, दो है मेन, हेनरी फेयोल और हमारे एफ.डब्ल्यू. टेलर। इन्होंने दो टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल्स बनाए, एक हेनरी फेयोल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर। इन दोनों ने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं। उनको हम डीपली पढ़ेंगे कि क्या क्या साइंटिफिक प्रिंसिपल्स क्या क्या है, और हेनरी फेयोल के जो प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते क्या है, वो एक जनरल गाइडलाइंस है। दे आर द जनरल गाइडलाइंस ऑन द बेसिस ऑफ विच द मैनेजमेंट वर्क्स और द मैनेजर टेक्स डिसीजन लेना इनसाइड एक विजनरी होता है प्रिंसिपल, जो कि मैनेजर की हेल्प करता है डिसीजंस लेने में रिगार्डिंग दी ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज ऑल द स्टेक होल्डर। जितने भी स्टेक होल्डर जुड़े हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन से, उससे रिलेटेड जो भी डिसीजंस लेने होते हैं वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में कवर होते हैं, ठीक है। तो यू कैन सी दैट द इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट हैज़ बीन वेरी फैसिनेटिंग। जो इवोल्यूशन हुआ है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, वो बहुत फैसिनेटिंग है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेडरिक विंसलो टेलर एंड हेनरी फेयोल, हु एज you have read are associated with the classical management theory। क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी से दोनों रिलेटेड हैं। कौन कौन? एफ.डब्ल्यू. टेलर और हेनरी फेयोल। इन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं, ठीक। उनके अलग है, हेनरी फेयोल के अलग प्रिंसिपल्स हैं, और एफ.डब्ल्यू. टेलर के, फ्रेडरिक विंसलो टेलर के अलग प्रिंसिपल्स हैं। बोथ ऑफ देम कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टूवर्ड्स द स्टडी ऑफ मैनेजमेंट। दोनों ने मैनेजमेंट की स्टडी के लिए फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट एफ.डब्ल्यू. टेलर को माना जाता है। मैनेजमेंट की स्टडी के लिए इन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं, बहुत सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस दी हैं, बहुत सारी थ्योरीज दी हैं, ठीक है। तो उनके बारे में पढ़ेंगे। एफ.डब्ल्यू. टेलर जो थे वो इनफैक्ट क्या थे, मैकेनिकल इंजीनियर थे। अमेरिका में मैकेनिकल इंजीनियर थे। और हेनरी फेयोल जो हैं, हेनरी फेयोल वॉज अ फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर। वो भी एक इंजीनियर थे, हेनरी फेयोल भी एक माइनिंग इंजीनियर थे, ठीक है। टेलर gave the concept of scientific management whereas Fayol emphasized administrative principles। एडमिनिस्टर कैसे करना है उसके बारे में ज़्यादातर हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स में एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स पे ज़्यादा फोकस किया। वेराज जो एफ.डब्ल्यू. टेलर थे, उन्होंने किस पे ज़्यादा फोकस किया, साइंटिफिक मैनेजमेंट में, साइंटिफिक वे ऑफ मैनेजिंग द थिंग्स, उसको बोलते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक। अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? मैनेजरियल प्रिंसिपल इज़ अ ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है? मैनेजरियल प्रिंसिपल वो है, एक जनरल गाइडलाइन है जिसके बेसिस पे कोई भी मैनेजर डिसीजन लेता है कंपनी से रिलेटेड, ठीक। फॉर एग्जांपल, व्हाइल डिसाइडिंग अबाउट प्रमोशन ऑफ एन एम्प्लॉय, वन मैनेजर मे कंसिडर सीनियरिटी वेयर द अदर मे फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ मेरिट। अब जैसे कि हमें प्रमोशन के बेसिस पे किसी एम्प्लॉय का प्रमोशन करना है, तो उसके लिए क्या होगा, एक मैनेजर है, हो सकता है प्रमोशन करे ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी, ठीक, कौन सीनियर है उसका प्रमोशन करे। दूसरा मैनेजर हो सकता है, उसकी थिंकिंग, उसकी फ़िलासफ़ी अलग है, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट या काम के बेसिस पे वो करे, या अच्छाई के देख के करे, ठीक। तो दोनों में अंतर होता है। वन में डिस्टिंग्विश प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम दोज ऑफ प्योर साइंस। एक मान सकते हैं कि एक प्योर साइंस से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अलग है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एज रिजिड एज प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस। मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स जो है, पहले भी पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, वो फ्लेक्सिबल होते हैं, डायनेमिक होते हैं, वी कैन चेंज इट।
ऐसे रिजिड नहीं होते हैं जैसे कि साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं, साइंस के एक्सपेरिमेंटेशंस होती हैं, क्योंकि वो जनरली प्रूवन है, ठीक, उसको चेंज नहीं कर सकते। लॉ ऑफ मोशन को नहीं चेंज कर सकते हम लोग, साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटी को नहीं चेंज कर सकते, लेकिन जो इसके प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के वो इतने रिजिड नहीं है जैसे कि साइंस है, उसमें फ्लेक्सिबल है, वो डायनेमिक है। वी कैन चेंज ऑब्जर्वेशन के थ्रू या फिर अपने खुद के एक्सपीरियंस के थ्रू वी कैन चेंज और वी कैन फ्लक्चुएट फ्रॉम दी प्रिंसिपल, ठीक है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, इन द एब्सेंस ऑफ information and communication technology, a manager could oversee only a small workforce, that too within a narrow geographical region, ठीक। अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन आईटी से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ नहीं है तो मैनेजर एक जोग्राफिकल रीजन में ही एक कंपैरेटिवली नैरो वर्कफोर्स को देख सकता है। ब्रॉडर सेंस नहीं होगा अगर आईसीटी का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उसको सिर्फ और सिर्फ जितना पॉसिबल है उस जहाँ तक वो ट्रैवल कर सकते हैं वहीं तक वो जहाँ तक ट्रैवल कर सकता है वहीं तक वो देख सकता है कि कैसे काम हो रहा है। लेकिन आईसीटी की मदद से, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ की मदद से ही कैन इवन लुक आफ्टर द वर्क विच इज़ जोग्राफिकली वेरी डिस्पर्स, जो अलग अलग जगहों में वर्क हो रहे हैं वो एक ही जगह पर वो बैठ के देख सकता है, ठीक है, या मॉनिटर कर सकता है, ठीक। अब नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बाय नेचर इज मेंट क्वालिटीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनीथिंग। नेचर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की अच्छाई और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है, ठीक। प्रिंसिपल्स आर जनरल प्रीपोजिशंस विच आर एप्लीकेबल व्हेन सर्टेन कंडीशंस आर प्रेजेंट। प्रिंसिपल्स वो होते जनरल प्रीपोजिशंस होते हैं जो कि एप्लीकेबल तभी होते हैं जब वैसी कंडीशंस होती हैं, ठीक। दीज हैव बीन डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन एज वेल एज पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजर, ठीक। जैसा कि मैंने बोला, ये कैसे बनाए गए, ऑब्जर्वेशन, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करके या फिर किसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट करके या किसी मैनेजर की पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे क्या बनाए गए हैं, इसके नेचर होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, ठीक। अब देखो, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। ऐसा नहीं है कि इंडिया में ऐसे प्रिंसिपल्स हम फॉलो कर रहे हैं और वो बाहर में, चाइना में या फिर अमेरिका में वो फॉलो नहीं कर सकते, उसकी यूनिवर्सलिटी होती है, ठीक है, परवेसिव होता है, वो कहीं पे भी एप्लीकेबल कर सकते हैं, हर प्रिंसिपल्स कॉमन होते हैं हर कंट्रीज़ के लिए, इट डजेंट डिपेंड ऑन द जोग्राफिकल लोकेशन, हर जगह का प्रिंसिपल सेम होता है, ठीक है, उसकी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होता है हर जगह। जनरल गाइडलाइंस, द प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइन टू एक्शन बट डू नॉट प्रोवाइड रेडी मेड स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन टू ऑल मैनेजरल प्रॉब्लम। वो जनरल गाइडलाइन है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर मैनेजमेंट की प्रॉब्लम से रिलेटेड हर सॉल्यूशन होता है, ऐसा नहीं है। कुछ होता है जो कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में कवर ना की हुई है, ठीक, जिसको हम डिस्कवर कर सकते हैं, वो क्या होगी, हमारी डिस्कवरी, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ का समाधान दिया हुआ है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में। तो ये हमें हमारी गाइडलाइन है, हमें एक रास्ता दिखाती है, ऐसा कोई गाइड बुक नहीं है कि हमें सब कुछ का कोई भी हम अब कल को हम मैनेजर बने, कल को हमें कोई भी दिक्कत हुई तो हम उठा के जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट देखें तो सब कुछ कवर होगा, नहीं। हो सकता है कई चीज़ें नहीं कवर हों, हर समस्या का समाधान है, ये बस रास्ता दिखाया हमें, ठीक है। फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, जैसे कि बताया गया है, इसको कैसे बनाया गया है, रेगुलरली प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट के ज़रिए, ठीक, एक्सपीरियंस के ज़रिए और एक्सपेरिमेंट के ज़रिए। फ्लेक्सिबल बता चुके हैं, रिजिड जो चीज़ नहीं है वो क्या होगी, फ्लेक्सिबल होगी। रिजिड मतलब जो चीज़ हम चेंज नहीं कर सकते, फ्लेक्सिबल मतलब जिसको हम चेंज कर सकें, डायनेमिक होता है, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबल होता है। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड प्रिस्क्रिप्शन विच हैव टू बी फॉलोड एब्सोल्युटली। ऐसा रिजिडली नहीं है कि इसको करना ही करना है। वी कैन डाइवर्ट, अगर हमें लग रहा है कि हम कुछ और करके अपनी कंपनी का मैनेजमेंट का मतलब क्या है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा कराना है ना, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट एट मिनिमम कॉस्ट, राइट। तो अगर हम वो चीज़ फॉलो कर रहे हैं बिना मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो किए तो वो हमारे लिए फ़ायदा है, ठीक। तो फ्लेक्सिबल होता है, वी कैन चेंज इट, दैट इट्स नॉट
दैट कि हमें रिजिड है, कोई पत्थर पे लिखी हुई लकीर है तो उसको हमें फॉलो ही करना है, ऐसा नहीं है. इट इज़ नॉट रिजिड, इट इज़ फ्लेक्सिबल. मेनली बिहेवियर से रिलेटेड होता है कि कौन से किस एम्प्लॉय के साथ कैसे बिहेव करना है, कौन सा एम्प्लॉय हमारा ज़्यादा प्रोडक्टिव है, कौन सा एम्प्लॉय हमारा कम प्रोडक्टिव है, किसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, कैसे हमें किस बिहेवियर के साथ हमें काम करना है. म्यूचुअल कोऑपरेशन हो गया, ठीक, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गया, ठीक, टीम स्पिरिट हो गई, ये सब चीज़ बिहेवियरल पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग है. ठीक है, तो ये सब हमारा जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है मेनली किससे, बिहेवियर से रिलेटेड है. अपना बिहेवियर एज ए मैनेजर, हाउ वी नीड टू डील विथ आवर एम्प्लॉयज़, आवर सबऑर्डिनेट, हमारे सबऑर्डिनेट के साथ हमें कैसे बिहेव करना है. एंड एज एन एम्प्लॉय हाउ वी हैव टू बिहेव विथ आवर को वर्कर्स एंड आवर सुपीरियर, जो हमारे सुपीरियर उनसे कैसे बिहेव करना है, और हमारे को वर्कर हमारे साथ काम करने वाले उनके साथ कैसे बिहेव करना है. तो इसमें ज़्यादातर चीज़ें बिहेवियरल होती है मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल में. फिर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इसका भी जैसे साइंस में होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी सेम होता है. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब कि द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इंटेंडेड टू स्टैब्लिश relationship between cause and effect so that they can be used in similar situation in a large number of cases. कॉज एंड इफेक्ट बेसिस पे होता है ताकि ये सिमिलर सिचुएशन कहीं पे भी हो और बहुत सारे केसेस में एक बारी में इस्तेमाल कर सकते हैं. एज सच दे टेल अस इफ़ अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल वाज अप्लाइड इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन व्हाट वुड बी इट्स लाइकली इफेक्ट. मतलब कि अगर कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाती है किसी पर्टिकुलर जगह में तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, उसका रिज़ल्ट क्या होगा, ये सब है कि हम कुछ करें, क्या करेंगे कि उसकी वजह से हमारा क्या चीज़ हो सकता है. ठीक, हमारे एक्शंस की वजह से क्या हमारा रिएक्शन होगा, तो वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है. ये सब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी दिए रहते हैं कि जो जो संभावना है, कैसे क्या करने पे क्या होने की संभावना है. ठीक, कंटिंजेंट, द एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज कंटिंजेंट और डिपेंडेंट अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. वो डिपेंड करता है किस पे, जो एप्लीकेशन हम किए, जो हमने अप्लाई किया है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, अगर कहीं वो डिपेंड किस पे करेगा, उसके पहले की सिचुएशन क्या थी, उस पॉइंट ऑफ टाइम में उसके पहले की सिचुएशन क्या थी, उस पर डिपेंड करेगा. ठीक, द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल हैज़ टू बी चेंज एज पर रिक्वायरमेंट. कैसे हमें अप्लाई करना है उसको हमें चेंज करना है रिक्वायरमेंट के हिसाब से. हर चीज़ एक बार में किसी पे नहीं डाल सकते, है ना. तो अप्लाई में हमें रिक्वायरमेंट, जैसे हमें रिक्वायरमेंट है उस तरह से हमें अप्लाई करना है. ठीक, हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है किसी को प्रमोशन करने की तो हम उसको अप्लाई, प्रमोशन वाली टेक्निक प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करना है हमें. ठीक, हमें और सिचुएशन को देखते हुए हमें करना है. कोई एम्प्लॉई है वो बहुत अपना 100% दे रहा है, सब कुछ कर रहा है और अच्छे से काम कर रहा है तो उसका प्रमोशन बनता है. ठीक, तो अब हमें अप्लाई करना है. कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रिंसिपल दिए तो उसको अप्लाई करना ही करना है. इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है वो, और जो करंट सिचुएशन है उसको ध्यान में रखते हुए वी हैव टू टेक द डिसीजन. तो ये नेचर से. अब सिग्निफिकेंस हमारा क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विथ यूज़फुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी. मतलब कि ये क्या मैनेजर्स को क्या प्रोवाइड करता है, यूज़फुल, ऑलरेडी जो रियलिटी है उसको ऑलरेडी थ्योरेटिकली दिखा देता है कि क्या हो सकता है, क्या होने की संभावना है. मैनेजर को एज्यूम कर सकता है इस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ के कि ये सब चीज़ें उसको आगे चल के प्रैक्टिकली टैकल करनी होगी. सो व्हाट ही नीड टू डू अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. अगर उसने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा है, ही विल रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. ठीक, स्ट्राइक को कैसे हैंडल करना है, कोई कोऑपरेशन नहीं हो रहा है किसी एम्प्लॉय के बीच में तो उसको कैसे हैंडल करना है, वर्कर्स की एफिशिएंसी कैसे बढ़ानी है, कैसे काम को और इफेक्टिव करना है, अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे करना है, ये सब चीज़ें उसको करनी है होती है. ठीक है, और एक ऑलरेडी रियलिटी दिखा देता है, रियलिटी चेक करा देता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिकलिटी से पहले. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन मतलब चीज़ों को कंट्रोल करना. ठीक, विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. उसका रिजल्ट क्या है, सिग्निफिकेंस मतलब रिजल्ट. ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, जो अपना हमारी अवेलेबल रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जितना ज़रूरत हो उतना इस्तेमाल करना. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जितने ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करना. ठीक, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हमारा है, कर सकते हैं इस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अगर हमें अच्छे से पता है.
ठीक। और उसके अलावा हम इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं कि किस आदमी को कौन सा काम करना है, विच पर्सन बिलोंग्स टू विच काइंड ऑफ वर्क, व्हाट वी नीड टू असाइन, किसी को असाइन को कौन सा पोस्ट असाइन करना है, कौन सा वर्क असाइन करना है, वो एडमिनिस्ट्रेशन करना है, हमें इफेक्टिवली काम को डिवाइड करना है, ठीक। और उसके बाद साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अच्छे से पढ़े हैं तो हम अपनी रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। अगला है साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन क्या होता है? डिसीजन मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स। साइंस किस पे बेस्ड है? साइंस फैक्ट ऑफ फिक्सचर्स पे बेस्ड है ना। थॉटफुल एंड जस्टिफाइबल इन टर्म्स ऑफ इंटेंडेड पर्पस। थॉटफुल होना चाहिए और जस्टिफाइड होना चाहिए, है ना। दे मस्ट बी टाइमली, रियलिस्टिक एंड सब्जेक्ट टू मेजरमेंट एंड इवेल्यूएशन। उसको मेजर कर सकते हैं और इवेल्यूएट कर सकते हैं। वैसे ही जो भी हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को इफेक्टिवली यूज़ करके हम अपना काम जो हम कर रहे हैं, वर्कर किससे करवा रहे हैं, वो हम इफेक्टिवली उसको मेजर कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग में हमारी मदद कर सकता है, ठीक है। और इवेल्यूएशन में मदद करता है। इवेल्यूएशन में कि किस एम्प्लॉय को हमें कौन से कैटेगरी में, एफिशिएंट एम्प्लॉय है कि नॉन एफिशिएंट एम्प्लॉय है, तो उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक। तो साइंटिफिकली हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। साइंटिफिकली हम फैक्ट के बेसिस पे चीज़ों को डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। चेंजिंग इन्वायरमेंट हम एवर चेंजिंग है, हमारा जो इन्वायरमेंट आसपास का माहौल है वो हमेशा चेंज होता रहता है, तो उस माहौल में अपने आप को हमें अडेप्ट करना है ना। सो इफ़ यू आर वेल वर्स्ड विद द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यू कैन अडेप्ट योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन के हिसाब से हम अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं। मार्केट अगर एडवर्स चल रही है तो वी कैन अडेप्ट आवर सेल्स बाय लेट्स से बाय फॉर एग्जांपल मिनिमाइजिंग द कॉस्ट, ठीक, मिनिमाइजिंग द प्राइस, ठीक। तो हम मार्केट के हिसाब से या फिर अपनी डिमांड के हिसाब से इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी उसमें ढलना हमें पड़ता है, उसको उस परिस्थिति में हमें अडेप्ट करना होता है। नेक्स्ट है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से हमें क्या पता चलता है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें क्या है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति है ही, लेकिन सोसाइटी के प्रति भी हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको नीट एंड क्लीन रखना, या फिर किसी कॉज के लिए हम कोई अमाउंट डोनेट कर दें, ठीक, पब्लिक वेलफेयर कुछ कर दिए, ठीक। तो वो सब हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के ज़रिए हम सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल कर सकते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर एट द कोर ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी। As such, these are used on the basis as a basis of management training, education and research. Principles of management कैसे एक मेन है मैनेजमेंट थ्योरी से, एक मेन टॉपिक है मैनेजमेंट थ्योरी का, और ये कैसे यूज़ होता है? एज अ स्टडी इसको यूज़ किया जाता है, ठीक। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं और आगे चल के मैनेजमेंट बिजनेस स्कूल्स में आप जाओगे तो वहाँ पे ही पढ़ोगे। बहुत इंटीग्रल पार्ट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैनेजमेंट थ्योरी से रिलेटेड। थियोरेटिकल नॉलेज में ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये एज एजुकेशन इसको दिया जाता है, एज एजुकेशनल पर्पस या फिर ट्रेनिंग के टाइम पे इसको बताया जाता है। तो ये सब एज एजुकेशनल रिसोर्सेज हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक, जो सारे हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। In conclusion, it can be said that understanding the meaning, nature and significance of principles of management will help us to appreciate their applicability in real life situation. आखिर में हम क्या बोल सकते हैं? ये बोल सकते हैं कि इसकी अंडरस्टैंडिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग, इसकी मीनिंग, इसका नेचर क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका रिजल्ट क्या है, वो हमें हेल्प करेगा किसमें? आगे रियल लाइफ सिचुएशंस में उसको कैसे अप्लाई करना, उसमें हमें हेल्प करेगा। अगर हमारी ऑलरेडी प्री अज्यूम्ड नॉलेज है, सो वी कैन टेक प्रॉपर डिसीजंस इन रियल लाइफ सिचुएशंस, है ना। मैनेजमेंट की ज़रूरत हर जगह है, न सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन। देखो हमारी एक पर्सनल लाइफ में भी हम मैनेजमेंट की ज़रूरत है, हमारे घर चलाने में भी मैनेजमेंट की ज़रूरत है, तो हर जगह मैनेजमेंट की ज़रूरत है। तो इफ़ वी नो द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, वी कैन ऑफ कोर्स वी कैन अप्लाई इट इन आवर रियल लाइफ सिचुएशंस ऑल्सो।
अब हम टेलर की, F.W. टेलर, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर जो थे हमारे फादर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, उनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं, उनके जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं हमारे? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। मतलब रूल ऑफ थंब क्या होता है? जो काम पहले से चलता आ रहा है, जैसे कि हम हमारे जो पहले के लोग थे, पूर्वज थे, वो जैसे काम कर रहे थे, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम वैसे ही काम करें। हो सकता है उससे और इफ़ेक्टिव वे में हम काम कर पाएँ। ठीक, कोई ऐसा टेक्निक हमने यूज़ किया जिसकी मदद से हम और इफ़ेक्टिवली काम कर सकें। ठीक, तो रूल ऑफ थंब वो होता है कि जो पहले से फॉलो हो रहा है उसको फॉलो करना। तो हम, हेनरी फ्योल ने क्या बोला, वो साइंस है, उसमें हमें लगातार चेंजेस करने, हमें जो जिससे हमारा फ़ायदा हो, ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा हो, वैसे हमें खोज करनी है। ऐसा नहीं कि जो पहले से चलता रहे बस उसको फॉलो करना है। ठीक, इंडिजिनस मतलब पुराना। रूल ऑफ थंब जो टेक्निक होता है उसमें क्या होता है, जो काम जैसे चलता रहा है वैसे ही करना नहीं, वो एक साइंस है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक साइंस है जिसमें कि हमेशा कंटिन्यूसली चेंजेस होते रहते हैं, मॉडिफिकेशन होती रहती है एज़ पर द रिक्वायरमेंट, या फिर जो भी हमें सिचुएशन के हिसाब से बेनिफिशियल लगे। ठीक, रूल ऑफ थंब नहीं है, ये साइंस है। अगला क्या है? हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हारमोनी मतलब कि सबके साथ शांति से काम करना। सब वर्क मैनेजर्स एंड वर्कर्स शुड हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, और एक पीसफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट करके करना है, न कि डिस्कॉर्ड करके। डिस्कॉर्ड मतलब आपस में लड़क झड़क हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, वर्कर्स स्ट्राइक पे जा रहे हैं, तो वो नहीं। हमें हारमनी के साथ पीसफुल होकर अपना काम करना है। अगर हम पीसफुली काम करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, है ना। हर चीज़ में हमें हर चीज़ में हमें हमारी ग्रोथ होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अब देखो दोनों पॉइंट जो है, सेकंड पॉइंट हारमोनी एंड नॉट डिस्कॉर्ड, और कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये ऑलमोस्ट सेम पॉइंट है ना। कोऑपरेशन मतलब सबके साथ कोऑपरेट करना, टीम वर्क होना। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सारे वर्कर्स और सारे मैनेजर्स का टीम वर्क होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, और इनफैक्ट एक ओपन विंडो भी होना चाहिए। ओपन विंडो मतलब कि जैसे एज ए मैनेजर हम अपने सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है, तो वो तो वन वे हो गया। अब टू वे कम्युनिकेशन क्या होगा? उसको अगर कुछ लग रहा है कि इसके बदले में उसको सजेशन या फिर कुछ भी ऐसा हो तो वो सजेस्ट कर सकते हैं। वैसा होना चाहिए, एक टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए मैनेजमेंट और वर्कर का। तो उससे क्या होगा, हमारा एक फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता रहेगा और कोऑपरेशन बना रहेगा, है ना। कोऑपरेशन बना रहेगा, अपना अपना नहीं देखना है, सबका टीम का लेके चलना है, क्योंकि इन दी एंड मैनेजमेंट क्या है? एक टीम एफर्ट है ना, प्रोसेस है मैनेजमेंट। एक लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट इज़ अ टीम वर्क, एक इंडिविजुअल वर्क नहीं है। मैनेजमेंट इज़ अ टीम वर्क, विदाउट टीम वर्क वी कांट डू मैनेजमेंट। ठीक, तो हमेशा हमें ग्रुपिज़म, इंडिविजुअलिज्म नहीं करना। ग्रुपिज़म तभी अच्छा होगा जब वहाँ पे कोऑपरेशन होगा एम्प्लॉयज़ के बीच में, मैनेजर्स के बीच में। ठीक है, अगला है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। अगला प्रिंसिपल क्या है? साइंटिफिक प्रिंसिपल, कि हमें हर एक इंडिविजुअल को उसके हाईएस्ट पोटेंशियल पे पहुंचाना है, जिससे कि उसकी जो एफिशिएंसी है वो ग्रेटेस्ट पे आ सके। ठीक, एफिशिएंसी मतलब काम करने की काबिलियत, वो सबसे ज़्यादा आ सके। हम जब डेवलप करेंगे हर एक पर्सन को, हर एक अपने सबऑर्डिनेट को डेवलप कर दिए, उसको प्रोत्साहित कर दिए, उसको प्रॉपरली इसको एजुकेट करके, प्रॉपर ट्रेनिंग देके एक अच्छे तरीके से हम उसको काबिल बना दिए काम करने के लिए। ठीक, तो इन दी एंड अगर उसका डेवलपमेंट होगा तो ओवरऑल किसका डेवलपमेंट होगा? ओवरऑल हमारा ही डेवलपमेंट होगा, एज ए ऑर्गेनाइजेशन सबका डेवलपमेंट होगा। तो जब उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, हर एक इंडिविजुअल की एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो एज ए ग्रुप हमारी पूरी कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक, तो ईच एंड एवरी पर्सन को हमें क्या करना है? मोटिवेट करना है और उनको उनकी मदद करना है, ताकि वो अपने ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी पे पहुंच सके और प्रॉस्पेरिटी हो। ठीक, ये चार थे हमारे साइंटिफिक मेथड्स, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स गिवन बाय F.W. टेलर, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर के ये चार प्रिंसिपल थे। अब आगे है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट।
टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? पहला है फंक्शनल फोरमैनशिप। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को डिपार्टमेंट्स में डेवलप कर दिया। डिवीज़न ऑफ वर्क जैसे ही हुआ, जैसे ही डिवीज़न ऑफ वर्क हो गया तो एक क्या उससे क्या होगा, उससे हमारा जैसे ही डिवीज़न ऑफ वर्क हो गया तो उससे हमारा स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, ठीक। उससे हमारे काम करने की एफिशिएंसी और बढ़ गई। फंक्शनल फोरमैनशिप में देखो डायग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं। पहला है फैक्ट्री मैनेजर, तो दो पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया, प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज, ठीक। प्लानिंग इंचार्ज में था क्या, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनेरियन। और हमारा प्रोडक्शन इंचार्ज में क्या था, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर्स बॉस और इंस्पेक्टर। इसके नीचे क्या होते हैं, वर्कर। अब जो प्लानिंग वाला है, इंस्ट्रक्शन वाला क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन क्लर्क क्या करेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा कि क्या काम करना है, वर्कर को क्या काम करना है, कैसे करना है, ठीक। रूट क्लर्क क्या बताएगा, रास्ता दिखाएगा कि कैसे हमें उस काम को करना है, कंप्लीट कैसे करना है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क बताएगा कि इतना आपके पास कॉस्ट इतनी है, आपके पास इतना बजट है और इतना समय, इतने समय के अंदर में आपको कंप्लीट करके देना है। डिसिप्लिनेरियन क्या करेगा, सब चीज़, इन सब की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करेगा और देखेगा कुछ मिसबिहेव तो नहीं हो रहा है, सबके ऊपर कंट्रोल रहेगा, ठीक। अब प्रोडक्शन इंचार्ज में क्या होगा, पहला स्पीड बॉस चेक करेगा किसकी एफिशिएंसी कितनी है, कैसे समय पे टाइम पे ख़त्म हो रहा है कि नहीं। गैंग बॉस क्या है, ओवरऑल जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको चेक करेगा। रिपेयर्स बॉस, कुछ भी चीज़ मशीनरी ख़राब हो गई या फिर कोई भी टूल्स ख़राब हो गए तो उसको चेंज कर उसकी रिपेयरिंग करेगा। इंस्पेक्टर क्या होता है, क्वालिटी चेक, क्वालिटी इंस्पेक्टर होता है ना, वो क्वालिटी चेक करता है कि प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है कि नहीं, प्रॉपर क्वालिटी के साथ हो रहा है कि नहीं, उसका टाइप सही है कि नहीं, उसका वेट सही है कि नहीं, ये सब चीज़ें कौन चेक करेगा, इंस्पेक्टर से चेक करेगा। अगला क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब कि हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कंपनी के लिए कि हमें इस स्टैंडर्ड पे काम करना है, क्वालिटी हमारी इतनी होनी चाहिए, हमारा वेट ऐसा होना चाहिए, हमारा साइज़ इतना बड़ा होना चाहिए, तो वो स्टैंडर्ड हमने एक सेट कर दिया, ठीक। जैसे कि हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि कोई भी मॉडल हम बनाते हैं, हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं ना कि हमारा इतना बड़ा मॉडल होना चाहिए, इतने टाइम पे होना चाहिए, उसकी क्वालिटी किस चीज़ से बनानी है, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो वैसे ही स्टैंडर्डाइजेशन में क्या होता है, हमने स्टैंडर्ड चेक कर लिया, स्टैंडर्ड चेक करना है कि सब कुछ एज़ पर द क्वालिटी है कि नहीं, प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है चेक्ड है कि नहीं है, मिनिमम कॉस्ट लगे, मैक्सिमम हमारा आउटपुट हो, ठीक। सिंप्लीफिकेशन मतलब कि कोई चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे काम की नहीं, लेकिन हम उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम स्लीपर्स में जाए, स्लीपर्स में अलग अलग साइज़ेस के होते हैं, है ना, तो कुछ साइजेस है जिसका मैटर नहीं कर, जो बिकता भी नहीं, 10, 11, 12 नंबर, ये सब ज़्यादा लोग खरीदते भी तो एक दो लोग, तो उस सब चीज़ों को जो हमारी जिससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं, उसको एलिमिनेट करना है, सिंप्लीफाई करना अपने काम को। हमारी विजन डिसाइडेड होनी चाहिए कि जब हमारा काम सिंप्लीफाइड होगा तभी हम क्वालिटी पे काम कर सकते हैं ना, तभी हम इफ़ेक्टिवली काम कर सकते हैं। तो जिस चीज़ में उतना हमारा प्रॉफिट नहीं होता, हमारा सेल नहीं, उसको हमें एलिमिनेट कर देना है, ठीक। हमारा अगला क्या है, मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में इसमें सारे स्टडी होते हैं जिससे कि चेक किया जाता है कि कौन सा एम्प्लॉय एफिशिएंट है और कौन सा एम्प्लॉय नॉन एफिशिएंट है, ठीक। अब एफिशिएंट और नॉन एफिशिएंट कैसे डिसाइड होगा, उसमें डिसाइड किया जाता है कैसे कि ये सब हमारा इसके अंदर आएगा, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फैटिग स्टडी, ठीक, और डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। तो मेथड स्टडी में ये सारी चीज़ें देखी जाती है, केयरफुली चेक की जाती हैं कि कौन सा एम्प्लॉय एफिशिएंट है कि नहीं, कितना टाइम कौन एम्प्लॉय ले रहा है, कितना हमें समय देना है ब्रेक के लिए, ठीक। मोशन स्टडी में क्या है, मोशन स्टडी में एक यूज़फुल प्रोडक्टिव मोशन होता है, एक नॉन प्रोडक्टिव मोशन है। प्रोडक्टिव क्या है, मोशन जो मोशन मतलब कि इधर से उधर जाना, ठीक।
अगर हम बार बार कोई एम्प्लॉय जा रहा है बेफिजूल का, इधर से उधर ट्रैवल कर रहा है, इधर मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो वो नॉन प्रोडक्टिव हुआ। लेकिन अगर रॉ मटेरियल लेने जा रहा है या किसी मशीनरी को लेने जा रहा है, किसी टूल को लेने जा रहा है, तो वो प्रोडक्टिव हुआ। तो हमें वो चेक करना है एज अ मैनेजर कि वो नॉन प्रोडक्टिव जो मोशन है उसको हमें एलिमिनेट करना है, ठीक, ताकि हमारा टाइम पीरियड कम लगे और हमारा जो प्रोडक्ट है वो इफेक्टिवली बन पाए। अगला टाइम स्टडी क्या है कि हमें उसमें टाइम को रेगुलेट करना है। कौन एम्प्लॉय कितना टाइम ले रहा है काम को कंप्लीट करने के लिए, एक कितने टाइम में वो थक जा रहा है, फिर थक के कितना टाइम आराम में ले रहा है, फिर आराम लेने के बाद कितना टाइम आराम लेने के बाद फिर से वो फुल्ली रिचार्ज होके फिर से काम करने लगा। तो वो होता है टाइम स्टडी। हम उसमें टाइम डिवाइड करते हैं कि कितने समय में एक काम कंप्लीट कर रहा है और उसको फुल्ली रिकवर होने में कितना रेस्टिंग टाइम चाहिए, ये सब चीज़ हमें एनालाइज करना है। उसके बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं कौन एफिशिएंट वर्कर और इनएफिशिएंट वर्कर। अगला क्या है फैटिग स्टडी भी वही है हमारा। टाइम स्टडी में सिर्फ ये देखा जाता है कौन वर्कर कितने टाइम में काम कंप्लीट कर रहा है। कोई हो सकता है एक काम आधे घंटे में कंप्लीट कर रहा हो एंड देयर इज़ अनदर एम्प्लॉय हु इज़ टेकिंग मोर देन 1 आवर टू कंप्लीट इट। तो उस टाइम स्लॉट के बेसिस पे वर्कर्स को डिवाइड किया जाता है। फैटिग स्टडी क्या होता है, फैटिग स्टडी में हम देखते हैं कि कितना रेस्टिंग टाइम कौन एम्प्लॉय ले रहा है, कितना समय उसको लग रहा है थकने में, ठीक, रेगुलरली काम करने के बाद कितने समय बाद वो थक जा रहा है और फिर कितने समय का वो रेस्ट लेने के बाद फुल्ली रिचार्ज हो जा रहा है, ठीक। ये फैटिग स्टडी, सॉरी टाइम स्टडी में ये बोला है ना, लेकिन फैटिग स्टडी में ये आएगा कि एक वर्कर को हाउ मच टाइम ही इज़ इन टेकिंग टू कंप्लीट अ वर्क, सॉरी नॉट टू कंप्लीट अ वर्क, टू ऑफ गेटिंग टायर्ड, ठीक, टायर्ड होने में उसको कितना समय लग रहा है एंड फुल्ली रिकवर होने में उसको कितना समय लग रहा है रेस्ट का, ठीक, फिर वो फिर से कितना रिचार्ज हो रहा है, ठीक। वो है फैटिग स्टडी। हम उसको डिवाइड करते हैं कि कितना, हम उसको एक्सपेरिमेंट पहले हम ऑब्जर्व, इसमें हम इसके इन तीनों स्टडी के लिए हमें क्या करना होता है, पहले ऑब्जर्व करना होता है, फिर नोट डाउन करना होता है कि क्या क्या है, क्या किस टाइम स्लॉट में कितना समय ले रहा है, ठीक। उसके बेसिस पे हम इंटरवल्स डिसाइड करते हैं, ठीक। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में क्या है कि हम 2 कैटेगरी बनाते हैं, एफिशिएंट वर्कर और इनएफिशिएंट वर्कर की, ठीक। एफिशिएंट वर्कर वो होते हैं जो अपना काम समय पे कंप्लीट कर दें, इनफैक्ट जो इतना टाइम स्लॉट उनको मिला है उस टाइम स्लॉट से पहले कंप्लीट कर दें। और नॉन एफिशिएंट वर्कर कौन होते हैं, जिनको टाइम स्लॉट से ज़्यादा समय लग रहा है कंप्लीट करने में, ठीक। तो उससे क्या होगा कि हमने एक तो जो हमारा सैलरी डिस्बर्समेंट है वो हमने क्लियर कर दिया कि जो इफेक्टिव है, जो एफिशिएंट है, उसी को हायर सैलरी मिलेगी। इससे 2 फ़ायदे हैं, जो एफिशिएंट ऑलरेडी है उसको एक मोटिवेशन मिलेगा और वो और एफिशिएंट होने की कोशिश करेगा, और जो इनएफिशिएंट है वो अपनी प्रमोशन के लिए, अपनी सैलरी इंक्रीमेंट के लिए और मेहनत करेगा ताकि वो एफिशिएंट हो सके, ठीक। तो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम इसीलिए होता है अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ वर्क वन एम्प्लॉय गिव्स, ऑन द बेसिस ऑफ दैट देयर इज़ अ डिफरेंशियल वेज मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक। वेजिंग सिस्टम अलग अलग होता है उसके बेसिस पे। उसके अंदर एक और है मेंटल रिवॉल्यूशन क्या है, बट इन द चेंज ऑफ माइंडसेट विच ही रिफर टू एज मेंटल रिवॉल्यूशन इन्वॉल्व्स अ चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ वर्कर एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स वन अनदर फ्रॉम कंपटीशन टू कोऑपरेशन। मतलब कि एक मेंटल रिवॉल्यूशन हमें लाना है मैनेजर्स में भी और वर्कर्स में भी, जिसमें कि उनके एटीट्यूड क्या होता है, एक दूसरे से कंपटीशन की भावना होती है, उसको हटा के हमें एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन का भावना करना है, टीम स्पिरिट क्रिएट करनी है, जिससे कि हमारा, अगर हम मिल के काम करें, एकता में बल है जो हिंदी में कहावत है ना, देयर इज़ अ पावर इन यूनिटी, है ना। तो उस अगर कोऑपरेशन होगा तो हमारा काम और अच्छा होगा रैदर देन कंपटीशन। अगर कोऑपरेशन हो तो हमारी कंपनी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है ना। फेओल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। कौन कौन से, डिवीज़न ऑफ वर्क, जैसा कि स्टैंडर्डाइजेशन हमने पढ़ा था उनके में साइंटिफिक प्रिंसिपल में, वैसे इसमें भी डिवीज़न ऑफ वर्क, मतलब कि वर्क को हमें डिवाइड करना ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन या फिर ऑन द बेसिस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ वर्कर, ठीक। उसके बेसिस पे हमें डिवाइड करना है वर्क को।
एक ही आदमी को सारा वर्कलोड दे देंगे तब भी वो सही नहीं है। तो हमें प्रॉपर अमाउंट में वर्क को डिवाइड करना है और हर किसी को उसके क्वालिफ़िकेशन या उसकी काबिलियत के हिसाब से वर्क देना है, काम देना है। ठीक। अगला है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? अथॉरिटी जो मैनेजर्स देते हैं उसको अथॉरिटी बोलते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वर्कर्स लेते हैं वो होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। देते हैं मतलब कि जो हम ऑर्डर देंगे वो हो गई अथॉरिटी, और जो ऑर्डर रिसीव कर लिया वर्कर्स वो हो गई उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उसमें मिसकम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, वो क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। देयर शुड बी ए क्रिस्टल क्लियर इन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको पता होना चाहिए हमें क्या काम करना है और मैनेजर को पता होना चाहिए हमें क्या काम करवाना है। ठीक। डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन ऑफ वर्क होना ज़रूरी है, टाइमली कंप्लीट करना है हमें। ऐसा नहीं कि डिसिप्लिन में हमारा हर चीज़ आ गया, डिसिप्लिन हर जगह ज़रूरत है। स्कूल में डिसिप्लिन होता है, काम में डिसिप्लिन होता है, ठीक, हर जगह डिसिप्लिन होता है, उसको हमें फॉलो करना होता है। ठीक है। तो डिसिप्लिन इज़ द ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। जो भी एग्रीमेंट में हमने साइन किया है उसके हिसाब उसको ओबे करना, और जो भी रूल्स बनाए गए ऑर्गेनाइजेशन में उसको भी ओबे करना। तो वो हमारी सारी डिसिप्लिन है। यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या है? अकॉर्डिंग टू फ्यूल दे शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। एक डिपार्टमेंट में एक ही बॉस होना चाहिए। अगर तीन चार बॉस है तो कोई और एक बॉस कोई और कुछ और चीज़ बोला, दूसरा कुछ और चीज़ बोला, तो उसमें डाइवर्जन हो जाता है। उस टाइम पे पता नहीं चलता है क्या काम करना। तो हर डिपार्टमेंट में एक बॉस होना चाहिए या फिर एक इंडिविजुअल के ऊपर एक बॉस होना चाहिए, जिससे कि उसको पता हो, बॉस को भी पता हो क्या उसने ऑर्डर दिया है, और वर्कर को भी पता हो कि उसको ऑर्डर किससे लेना है। ठीक। कभी कभी दो बॉस हैं और दोनों अलग अलग बोल रहे हैं तो वर्कर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको फॉलो करें, उन बॉस नंबर 1 को फॉलो करें कि बॉस नंबर 2 को फॉलो करें। ठीक। तो यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए इसमें कि उनको पता होना चाहिए एवरी इंडिविजुअल शुड हैव वन बॉस ओवर देम। ठीक। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ऑल द यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूविंग टुवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव थ्रू कोऑर्डिनेटेड एंड फोकस्ड एफर्ट्स। मतलब डायरेक्शन उनका सबका सेम होना चाहिए, एम्प्लॉयज़ का, उनका फोकस होना चाहिए, कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए कि उनका फोकस कहाँ किस तरफ हो, ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ हो। ठीक। ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। हर ग्रुप का एक हेड होना चाहिए और एक प्लान होना चाहिए। ये नहीं कि एक ग्रुप के अंदर एक डिपार्टमेंट है उसके अंदर अलग अलग प्लान्स है या अलग अलग बॉस है, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा, बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी। तो एक बॉस होना चाहिए और सबका एक प्लान होना चाहिए ताकि वो एक डिज़ायर्ड डायरेक्शन की तरफ बढ़े। अगला है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। मतलब कि जनरल इंटरेस्ट क्या है? कंपनी का फ़ायदा है ना, तो उसको मिला के इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या है? पैसे कमाना, इंसेंटिव कमाना, है ना। तो उसको मिला के सबके इंटरेस्ट को हमें ऐसे सबऑर्डिनेट करके उसको जनरल इंटरेस्ट की तरफ मोटिवेट करना है कि हमारे सब का फ़ायदा हो और एज अ होल एक कंपनी का फ़ायदा हो। अगला रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। द ओवरऑल पे एंड कंपनसेशन शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉयज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन। जो भी पे है, जो भी कंपनसेशन है, वो दोनों फेयर होना चाहिए। एम्प्लॉयज़ को अपना काम ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही करना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन को जैसा एम्प्लॉय ने काम किया उसके बेसिस पे उसको प्रॉपर सैलरी देना चाहिए। ठीक। एंड सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? द कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन, whereas its dispersal among more than one person is known as decentralization. जो डिसीजन मेकिंग है वो एक अथॉरिटी में हो वो हमारा सेंट्रलाइजेशन है। कंसंट्रेशन जो डिसीजन मेकिंग में हो वो सेंट्रलाइजेशन है, लेकिन उसका डिस्पर्सल अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग इंडिविजुअल को वो हमारा क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन। तो according to Fayol, there is need to balance subordinate involvement through decentralization with managers। ठीक। अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग मैनेजर होना चाहिए, ठीक, जिससे कि बैलेंस बना रहे। और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट में एक अलग अलग मैनेजर हो।
ठीक। रिटेंशन ऑफ फाइनल अथॉरिटी थ्रू सेंट्रलाइजेशन, लेकिन जो फाइनल डिसीजन है या फाइनल प्लान जो एग्जीक्यूट करना है वो सेंट्रलाइज्ड हो, एक आदमी की तरफ से आए। वो जब ऊपर से हेड जब डिसेंट्रलाइजेशन वहाँ पे हो जाएगा तो फिर वही हो जाएगा कि यूनिटी ऑफ कमांड नहीं रहेगा, जो हमने अभी पढ़ा पिछले पॉइंट में। हमें पता नहीं रहेगा किसका कमांड लेना है, किसका नहीं लेना है। ठीक, तो ऊपर में जो कमांड दे रहा है उसको सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, उसमें सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। और डिफरेंट डिपार्टमेंट में एक मैनेजर होना चाहिए, अलग अलग डिपार्टमेंट कैटेगराइज होना चाहिए, जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, ताकि उनको वो डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, ताकि सबको एक अलग अलग काम पता हो। ठीक, और हम कैटेगराइज कर सकें कि कौन सा किस में हमें हायर करना है, किस में। फिर है हमारा स्केलर चेन। एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, द फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक आर नोन एज स्केलर चेन। स्केलर चेन होता है मतलब कि हायरार्की, आप लोग सुने होंगे या नहीं भी सुने होंगे तो अब पढ़ने में आएगा। हायरार्की मतलब ये फॉलो करना होता है। सबसे नीचे वर्कर, फिर इसका सबऑर्डिनेट, फिर उसके ऊपर मैनेज डिपार्टमेंटल हेड, फिर उसके बाद मैनेजर, फिर उसके बाद डिप्यूटी मैनेजर, उसके बाद डिपार्टमेंट हेड। ठीक, फिर उसके बाद ऐसे ये स्केल होती है। ठीक, इसको बोलते हैं स्केलर चेन या हायरार्की, तो उसको हमें फॉलो करना होता है। ठीक, अकॉर्डिंग टू फ्यूल ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ चेन ऑफ अथॉरिटी। हेनरी फ्यूल के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या होना चाहिए, चेन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए। एंड कम्युनिकेशन दैट रन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड शुड बी फॉलोड बाय मैनेजर्स एंड सबऑर्डिनेट। और कम्युनिकेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, जो कि प्रॉपर फ्रॉम टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट टू द बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट शुड फ्लो, उसका फ्लो अच्छे से होना चाहिए। अगला क्या है हमारा ऑर्डर। अकॉर्डिंग टू फ्यूल पीपल एंड मटेरियल मस्ट बी इन सुटेबल प्लेसेस एट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। पीपल और जितने भी सामान है, लोग और जितने भी सामान है, मस्ट बी इन सुटेबल प्लेसेस एट अप्रोप्रिएट, सही टाइम पे सही जगह पे होने चाहिए ताकि उसकी एफिशिएंसी बढ़ सके। अगर हमें कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला काम सामान नहीं है, टूल्स नहीं है, तो फिर उसमें टाइम ज़्यादा लेगा एंड उसके रिज़ल्ट के हिसाब से क्या होगा, एफिशिएंसी में हमारे कमी होगी। तो सही लोग सही जगह पे होने चाहिए। ठीक, एक तो हमें हायर करना है, हायर करके सही उनकी क्वालिटीज़ के हिसाब से उनको सही जगह बाइफिकेट करना है लोग को। ये नहीं कि कोई फाइनेंस में अच्छा है तो उसको मार्केटिंग में डाल दिया तो वो हमारा घाटा है, एफिशिएंसी हमारी कम होगी। तो सही पर्सन होना चाहिए सही डिपार्टमेंट में, और दूसरी बात सही चीज़ें होनी चाहिए सही डिपार्टमेंट में। ठीक, इक्विटी क्या है, इक्वल, सबको इक्वल बिहेवियर से देखना चाहिए। दे शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन, कैसा भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। इक्वलिटी होनी चाहिए। ओपन फोरम ऑफ डिस्कशन होना चाहिए, एम्प्लॉयज़ से भी हमें एक ओपन फोरम मैनेजर्स को लेना चाहिए, जिससे कि वो कमियां जान सके, डिस्कस कर सके कि क्या हमारी हो सकता है, कोई हमें बता सके कि क्या ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या वे ऑफ प्रोसेसिंग क्या सही रहेगी। ठीक, लेकिन उसमें डिसओबीडियंस नहीं होनी चाहिए। डिसओबीडियंस मतलब एक फाइनल अगर डिसीजन हो गया तो उसके ऊपर कोई बोलने वाला नहीं होना चाहिए। हम हाँ राय ले सकते हैं सबकी, और उसके बेसिस पे हम अपना डिसीजन दे दिए फाइनल, उसके बाद किसी को उसके अगेंस्ट नहीं जाना है। ठीक, तो इक्विटी मेंटेन होनी चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल मतलब कि एम्प्लॉय को थोड़ा स्टेबल रखना है हमें। ऐसा नहीं कि उसका वक्त पे ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ऐसे में हमारा भी घाटा है। हमने ट्रेनिंग दी 3 महीने 4 महीने जो भी ट्रेनिंग दी, उसके बाद दूसरी जगह चला गया, फिर नए लोग को हम हायर करेंगे, उसको 3 महीने 4 महीने ट्रेनिंग में जाएंगे, तो वो सब हमारा घाटा है। एज ए एम्प्लॉय भी घाटा है, उसको कन्वेंस में दिक्कत होगी, फिर उसके प्रमोशन में दिक्कत होगी। तो ट्रांसफ़र हमें जल्दी नहीं करना है, हमें कुछ समय तक उसको जो पर्सनल है उसको स्टेबल रखना है, अपने एम्प्लॉयज़ को स्टेबल रखना है, फ्रीक्वेंटली हमें ट्रांसफ़र नहीं करना है। अगला है हमारा जो 13th प्रिंसिपल है, इनिशिएटिव मतलब कि वर्कर्स शुड बी इंकरेज टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान्स फॉर इम्प्रूवमेंट अकॉर्डिंग टू फ्यूल। वर्कर के अंदर ऐसी थिंकिंग होनी चाहिए कि वो अपने प्लान्स को और इम्प्रूव कर सकें।
अपने काम को, अपने प्लान को और इम्प्रूव कर सके। इनिशिएटिव मीन्स टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विथ सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन के साथ एक इनिशिएट करना, जागरूक होना कि हमें ये काम, अपना काम करना है, कैसे करना है। हो सकता है हमें प्री डिसाइडेड कोई बताया है कि ऐसे करना, लेकिन हमें लग रहा है कि हो सकता है उससे आसानी तरीके से, उससे जल्दी, उससे एफिशिएंटली हम दूसरे तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो वो होना चाहिए, एक इनिशिएटिव होना चाहिए, मोटिवेटेड होने चाहिए वर्कर्स अपने काम के प्रति, इनिशिएटिव ले कि हमें ये काम करना है। ये नहीं कि पहले आप वाला सिस्टम है। वी शुड ऑल द वर्कर्स शुड बी मोटिवेटेड टू टेक एन इनिशिएटिव टू डू देयर वर्क। ठीक, एस्पिरिट दी कॉप्स मतलब कि टीम स्पिरिट। ठीक, मैनेजमेंट शुड प्रमोट अ टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी अमंग एम्प्लॉयज। मैनेजमेंट को क्या प्रमोट करना है कि टीम स्पिरिट क्रिएट करना है अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में, और हार्मोनी क्रिएट करना है, यूनिटी क्रिएट करना है। हमें ये ध्यान रखना है हम एक दूसरे के कंपटीशन नहीं है, हम एक दूसरे के, हम वी आर हेल्पिंग हैंड फॉर ईच अदर। हम एक दूसरे के बिना हमारा काम नहीं हो सकता। दे शुड बी अ थिंकिंग, उन मैनेजर्स को वर्कर्स के मन में थिंकिंग डालनी है कि वी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, वी आर नॉट कॉम्पिटिटर ऑफ ईच अदर। ठीक, तो एक टीम स्पिरिट क्रिएट करनी है जिससे कि हारमोनी रहे और लड़ाई झगड़े कम हो। अब डिफरेंस है आखिरी पॉइंट हमारा इस चैप्टर का, हेनरी फ्यूल एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में। पर्सपेक्टिव, बेसिस ऑफ डिफरेंस क्या है, पर्सपेक्टिव। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्यूल का क्या था, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, शॉप फ्लोर लेवल ऑफ अ फैक्ट्री। ठीक, अगला है यूनिटी ऑफ कमांड, स्टॉन्च प्रोपोनेट, डिड नॉट फील दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट एज अंडर फंक्शनल फोरमैनशिप, अ वर्कर रिसीव ऑर्डर फ्रॉम 8 स्पेशलिस्ट। ठीक, यूनिटी ऑफ कमांड क्या था, हेनरी फ्यूल के हिसाब से एक तरफ से आना चाहिए, लेकिन एफ.डब्ल्यू. टेलर के थ्योरी के हिसाब से क्या है कि ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी 8 डिपार्टमेंट में फंक्शनल फोरमैनशिप कहाँ गया, हम जो पढ़े थे फंक्शनल फोरमैनशिप हमारा एट पार्ट में डिवाइडेड है ये हमारा फंक्शनल फोरमैनशिप में। तो इसीलिए उसने यूनिटी ऑफ कमांड क्या है कि यूनिटी ऑफ कमांड में एक तरफ से ऑर्डर आना चाहिए, हेनरी फ्यूल का कहना था। लेकिन एफ.डब्ल्यू. टेलर की थ्योरी के हिसाब से उन्होंने क्या बोला कि नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि ऑलरेडी 8 पार्ट में डिपार्टमेंट्स को हमने डिवाइड कर दिया है। एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबल यूनिवर्सली, हेनरी फ्यूल के जो प्रिंसिपल्स हैं यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल टू स्पेशलाइज सिचुएशन, जो एफ.डब्ल्यू. टेलर के हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्पेशलाइज सिचुएशन पे एप्लीकेबल है, कई स्पेशल जगहों पे, हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन हेनरी फ्यूल के जो प्रिंसिपल्स है दे आर एप्लीकेबल यूनिवर्सली। बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, पर्सनल एक्सपीरियंस कैसे फॉर्म किया गया है, हेनरी फ्यूल के पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे, और एफ.डब्ल्यू. टेलर इसीलिए उसको साइंटिफिक बोला है, तो साइंस किस पे बेस्ड है, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन पे। तो इनके जो प्रिंसिपल बनाए गए वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन पे बनाए गए, और हेनरी फ्यूल के जो हैं वो पर्सनल एक्सपीरियंस पे बनाए गए। एफ.डब्ल्यू. टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन पे बनाए गए। फोकस, इम्प्रूविंग ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन, ओवरऑल कैसे हमें एडमिन करना है, एडमिनिस्ट्रेट करना है लोग चीज़ों को, उस पर फोकस किया किसने, हेनरी फ्यूल ने। और एफ.डब्ल्यू. टेलर में प्रोडक्टिविटी, जब डिपार्टमेंट्स को हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया, डिपार्टमेंट को हमने कैटेगराइज कर दिया, तो ऑलरेडी हमारा वर्क क्या होगा, स्टैंडर्डाइज्ड होगा। तो इसलिए प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने में इसका फोकस था, वेयर एज हेनरी फ्यूल का टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी इंप्रूव करने था। पर्सनालिटी, प्रैक्टिशनर, जो हेनरी फ्यूल थे वो कौन थे, प्रैक्टिशनर थे, और एफ.डब्ल्यू. टेलर क्या थे, वो साइंटिस्ट थे। एक्सप्रेशन, जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट था और ये जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ आवर चैप्टर नंबर 2। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। कोई भी डाउट हो तो हम लोग की ऑनलाइन क्लास चली रही है, उसमें आप लोग डाउट पूछ सकते हो, और या फिर मेरे नंबर पे भी आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।